Welcome students and aspirants to Kavish IS, and today we would be beginning our lecture series on economics or Indian economy as you prefer. Okay, but before that I would like to say that your UPSC syllabus is all about Indian economy. Okay, it is all about Indian economy. Okay, you do not have economics. The discipline of economics is not a part of your syllabus. Okay, because see, economics is a vast field and it is divided into two parts, micro and your macro. Fine. So your micro portions are not at all relevant for your this civils exam. What you have to study your macro portions. Okay, and your macro portion comprises of Indian economy. Okay, so this is your subject matter. This is your subject matter of UPSC. Okay, so before I begin that, my first topic of discussion today would be the difference between economics and economy. ओके इसके बीच में डिफरेंस क्या है, ताकि हम समझ पाए कि हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या है. ठीक है, और फिर हम जब इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी डिस्कस करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स पे चलते हैं. इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स was born ड्यूरिंग योर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ये जो सब्जेक्ट है इसका बर्थ हुआ था ड्यूरिंग योर IR. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम इसका बर्थ हुआ था. ठीक है, एंड इट वॉज अ न्यू सब्जेक्ट इन द कम्युनिटी ऑफ सोशल साइंसेस. ओके, एंड दैट वॉज अराउंड योर 18th century. And who is the father of economics? I'm sure all of you are aware of the fact. Adam Smith. He's the father of economics. Okay, in 1776 he has written a book, Wealth of Nations. Okay, so he the father of economics. Okay, so this gave, IR gave birth to a discipline called as economics. ठीक है, अब ये इसका जन्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम क्यों हुआ, इसको थोड़ा सा समझते हैं. देखो, जो IR था आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, व्हाट इट वाज बिफोर, और रादर वी कैन से बिफोर IR से पहले, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड वर एग्रीगेरियन. ऑल ऑफ अस अग्री टू द फैक्ट, एग्रीगेरियन. ओके, मतलब एग्रीकल्चरल सोर्स ऑफ इनकम था. ठीक है, IR gave birth to industries, मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, तो जब ये होने लगा, यू कैन इमेजिन कि जिस तरीके से हम एक टाइम पे जहाँ पे एग्रीकल्चर सब कुछ था, पीपल वर वर्किंग इन फील्ड्स एंड वो उनका सोर्स ऑफ इनकम था, वहाँ से इंडस्ट्रीज पे आ गए. तो व्हाट हैपेंड वाज दैट इट गेव बर्थ टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज. स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज हो गई, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है, ह्यूमन जो नीड्स है, जो वांट्स है, वो इंक्रीज होती रहती है. ठीक है, तो जब स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज फील हुआ, दीज इकोनॉमिस्ट लाइक रिकार्डो माल्थूस, एडम स्मिथ, ये जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, दे फर्स्ट टाइम इनको फील हुआ दैट जब स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, जब स्कैर्स हो जाती है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट इज रिक्वायर्ड. देखो, रिसोर्सेज स्कैर्स हैं, बट जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, ठीक है, दैट इज इंक्रीजिंग ऑल द टाइम. सो ये जो स्कैर्स रिसोर्सेज है, इट हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट कंपीटिंग नीड्स. मतलब कंपटीशन आ जाएगा. ठीक है, मतलब सामान कम है लेकिन उसको खरीदने के लिए लोग ज़्यादा है, डिमांड सप्लाई मिसमैच होगा. ठीक है, तो व्हाट दे फेल्ट वाज दैट at that point of time they gave birth to a subject called economics. Okay, why? Because ये scarce resources का problem को solve करना था. ठीक है, और उसके लिए what we needed was that we needed a system of economy जिससे हम इस problem को solve कर पाए.
इसीलिए इकोनॉमिक्स को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. इसकी डेफिनेशन ये भी है, इकोनॉमिक्स इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इट इज द स्टडी ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज. ठीक है, ऑल ऑफ दिस. So this gave to birth to a new social science, which was economics during your industrial revolution. And also along with that, as I already said you, ये जो एडम स्मिथ की किताब थी वेल्थ ऑफ नेशंस, what he advocated was, he advocated laissez-faire economy. He advocated laissez-faire economy. laissez-faire का मतलब क्या होता है? नॉन इंटरफियरेंस बाय स्टेट. laissez-faire का मतलब होता है नॉन इंटरफियरेंस बाय स्टेट. ओके, ही एडवोकेटेड दिस सिस्टम ऑफ इकोनॉमी. ठीक है, कि आईआर के टाइम, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट, आईआर इज ग्रोथ ऑफ कैपिटलिस्ट. ठीक है, जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज की ग्रोथ हो रही थी, तो दिस कंसेप्ट केम इनटू फंक्शन. laissez-faire economy, non interference by state, that means what? जब नॉन इंटरफियरेंस बाय स्टेट है, उसका मतलब क्या हो गया, क्या हो जाएगा? रोल ऑफ मार्केट वुड बी इंपॉर्टेंट. रोल ऑफ मार्केट्स कम. ठीक है, रोल ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स कम्स इन. ठीक है, मतलब मिनिमल रोल ऑफ स्टेट. मिनिमल रोल ऑफ स्टेट. ठीक है, तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही थी, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो फेज है, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, एक जो बर्थ ऑफ इकोनॉमिक्स हुआ वहां से लेके 1930 तक, एंड देन 1930 के बाद. ठीक है, तो 1776 से 1930 तक, 30 में क्या एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था? ऑल ऑफ अस नो दैट, द ग्रेट डिप्रेशन. ठीक है, तो तब तक जो इकोनॉमीज थी, जो टाइगर इकोनॉमीज है, जो आपका ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब जो थी, दोस टॉप इकोनॉमीज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आईआर के टाइम, तो उन लोग ने laissez-faire सिस्टम को फॉलो किया. ठीक है, laissez-faire इज योर इट वॉज प्रैक्टिस्ड ड्यूरिंग दिस टाइम. ठीक है, बट जब ग्रेट डिप्रेशन हो गया, मतलब laissez-faire का मतलब क्या है? प्राइवेट प्लेयर्स की मोनोपोली थी. ठीक है, नो स्टेट इंटरफियरेंस. तो इस तरीके से दे वर मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट्स. ओके, एंड दैट टाइम दे हैड कॉलोनीज. इंडिया वॉज ऑल्सो वन ऑफ देयर कॉलोनीज. ठीक है, तो दे वर taking mass of wealth from colonies, and then they were taking it away in their countries, and then they were investing in their IR. ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन में इन्वेस्ट कर रहे थे. 1930 के बाद दिस हैड टू टेक अ शिफ्ट. वी सॉ स्टेट इंटरफियरेंस थ्योरी. ठीक है, जो आज तक एप्लीकेबल है, जस्ट इट इट डिफर्स कंट्री टू कंट्री. जो इन्वॉल्वमेंट है, इट डिफर्स करती है, इन्वॉल्वमेंट डिग्री डिफर्स. ठीक है, तो हुआ क्या था 1930 में? क्या हुआ था 1930 में? व्हेन वी हैड दिस ग्रेट डिप्रेशन. ओके, 1930 में जो आपका ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, द मेन रीजन क्या था? व्हाई इट ऑल कोलैप्स? द इकोनॉमी कोलैप्स बिकॉज ये फ्रांस, ब्रिटेन, दे हैव टेकन ह्यूज लोन्स फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम यूएस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ओके, तो इस वजह से थोड़ा ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है. ठीक है, तो ये जो इन लोग ने इतने लोन्स वगैरह ले लिए थे, तो उसका जो रीपेमेंट था वो मतलब पॉसिबल नहीं हो रहा था. ठीक है, सो दैट इज वाई ये जो इकोनॉमी कोलैप्स हुई थी 1930 में, ये मेजर एक रीजन था, द ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन्स विच हैव एक्यूमुलेटेड. तो उस वजह से 1930 के बाद इस सिस्टम में चेंज करके laissez-faire was like, no, this is not working, we have to go for a state interference theory, right? इस तरीके का हम सिस्टम फॉलो करेंगे. ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया हो गया आपका, कि आईआर हमने दो पार्ट्स में देखा. एक laissez-faire सिस्टम, laissez-faire इकोनॉमी, where private players were the in supreme, right? They were controlling the economy. And then from after Great Depression, it was the state interference theory. State role became important. They had put their sanctions and kind of degrees, or kind of what you can say,
उनके ऊपर वो कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है. दे वर नॉट अलाउइंग देम टू डू एज एंड व्हेन दे फील लाइक, और अपने प्रॉफिट जितना मनमाना वो काम फिर बंद हो गया था, ठीक है. तो ये है आपका लेसस फेयर सिस्टम, ठीक है, विच वॉज एडवोकेटेड बाय एडम स्मिथ, ठीक है. और इस एक वन वर्ड में आप इसको बोल सकते हो, नॉन इंटरफेरेंस बाय स्टेट. ओके, अब ये है आपका इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट जो है, इसका बर्थ उसके टाइम हुआ था. अब इससे आपको समझ में आ रहा है कि इसका मेन रीज़न क्या था. इसका मेन रीज़न ये हुआ था कि आपके आईआर के टाइम जो भी है, जैसे ही एक इकोनॉमी शिफ्ट हो रही थी फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, ओके, तो हो क्या रहा था, रिसोर्सेज यहाँ पे जो लोग थे जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे वो ऑटोमेटिकली इसमें काम करने लग गए. यहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह हैम्पर होने लगा, प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड ऑल. तो यहाँ पे स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज आ गई थी, ठीक है. अब जब ये स्केर्सिटी आई थी, द इकोनॉमिस्ट फेल्ट द नीड ऑफ अ सब्जेक्ट लाइक इकोनॉमिक्स, ओके, जो कि इस प्रॉब्लम को हमारी सॉल्व कर पाए. एंड देन देयर वॉज बर्थ ऑफ द सब्जेक्ट. और इसकी जो डेफिनेशंस है, फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं, इकोनॉमिक्स is the study of scarce resources. Number 2, economics is the problem of choice. Or other economic studies, how a society allocates its resources amongst competing needs. बहुत सारी डिफरेंट डेफिनेशंस है. आप कुछ भी एक या दो दिमाग में रख सकते हो, ठीक है. सो इससे हमको आइडिया लग गया कि इकोनॉमिक्स का बर्थ हो गया था जब प्रॉब्लम फेल्ट हुई थी, रिसोर्सेज स्कैर्स हो गई थी, लोग ज़्यादा थे, उसको कंपटीशन था रिसोर्सेज लेने में. एंड देन इस डिसिप्लिन को का बर्थ हुआ था, ठीक है. इट वॉज अ न्यू सब्जेक्ट इन द कम्युनिटी ऑफ सोशल साइंसेज एंड इट वॉज बॉर्न ड्यूरिंग 18th century. एंड एडम स्मिथ इज बिलीव्ड टू बी इट्स फादर. ओके, अब ये हो गया इकोनॉमिक्स, ठीक है. इकोनॉमिक्स के बाद हम समझते हैं व्हाट इज इकोनॉमी. Economy is a system of production and distribution in which or by which an individual wants to earn his livelihood while participating in the process. Okay, we can put it down. Economy, it is a system of production and distribution. It is a system of production and distribution in which and by which an individual wants to earn his livelihood while participating in this above process. मतलब जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जिसको हम कहते हैं, जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम से आदमी अपने लाइवलीहुड अर्न करता है, ठीक है, इसको हम इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है. इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके ही हैज टू earn his livelihood, or rather economy is a system of production and distribution. Simply, it is a system of production and distribution which we have to do so that we are able to meet our own needs and meet the needs of the nation. ठीक है, इसको हम इकोनॉमी कहते हैं. अब इसको हम एक प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन के चार्ट से समझते हैं. नाउ वी वुड सी ये प्रोसेस कैसे होता है. प्रोसेस ऑफ production and distribution. We would start with कोई भी चीज का प्रोडक्शन होता है, ठीक है.
पहले मैं इसको बना लेती हूँ, फिर मैं एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, अगेन प्रोडक्शन। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखो, आप एग्जाम्पल लो किसी भी चीज का, कोई भी प्रोडक्शन, एक पेन का ही एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक पेन का आप सोचो जो प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये कौन करता है? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर उसका प्रोडक्शन करता है। ठीक है, वहां से कौन लेता है? वहां से वो उससे डीलर को देता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, मैन्युफैक्चरर और डीलर के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करता है, बिकॉज डीलर एंड कंज्यूमर नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन करके वो कहाँ पे पहुंचता है? कंज्यूमर तक। ठीक है, कंज्यूमर इज द वन हु इज गोइंग टू टेक इट। ठीक है, और ये जो कंज्यूमर है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये कंज्यूमर इस सामान को कैसे खरीदेगा? अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसके लिए उसके पास मनी होना जरूरी है। ही नीड्स टू हैव परचेजिंग पावर। और परचेजिंग पावर कैसे आएगा? इनकम से आएगा। ठीक है, तो कंज्यूमर ने ले लिया क्योंकि उसके पास इनकम है। ठीक है, उसने उससे सामान को खरीद लिया। अच्छा, अब जो इनकम है वो सारी इनकम तो इस सामान में नहीं खर्चा करेगा। ठीक है, कि उसकी सपोज 20,000 इनकम है, तो उसने सारे का ही अपना सामान खरीद दिया, रेगुलर का जो भी है, खाने पीने का सब कुछ, कपड़े वगैरह सब कुछ लेके नहीं। वो उसमें से कुछ ना कुछ सेव करेगा, वो सेविंग्स करेगा। ठीक है, अब सेविंग्स क्या होगा? सेविंग्स को क्या करेगा? जाके बैंक में रखेगा। ठीक है, अब बैंक में जो सेविंग्स आपकी रहती है दैट इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगी वहां पे। ठीक है, और वहां से क्या होगा? द बिजनेस पीपल, द कैपिटलिस्ट क्लास, वो वहां से उस पैसे को उठाते हैं, जो हमारे जो पैसे जाके बैंक्स में रखे जाते हैं, वो जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है, दे बोरो इट, दे टेक ह्यूज लोन्स फ्रॉम बैंक्स। वो उनकी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो इन्वेस्टमेंट से फिर से उसको प्रोडक्शन में लगा देंगे। ठीक है, तो इस यहाँ पे आपको क्या समझ में आता है कि अगर हमारी सेविंग्स नहीं होंगी, इफ वी डोंट हैव दिस, अगर सेविंग्स नहीं होगी तो ये प्रोसेस इनकम्प्लीट हो जाएगा, फर्दर प्रोडक्शन नहीं होगी। अगर हमारी इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, और ये इनकम कैसे आ रही है? ये इनकम आ रही है जॉब से। ठीक है, तो इस फ्लो डायग्राम से आपको आइडिया आ रहा है कि जैसे जैसे इकोनॉमी एक्सपैंड होगी, जैसे जैसे इकोनॉमी एक्सपैंड होगी, ठीक है, लोगों को पास जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज वुड इंक्रीज। ठीक है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज जैसे जैसे इंक्रीज करेगी, more people would join the mainstream, more people would join the mainstream। ठीक है, और इस तरीके से economy would move from a lower order to a higher order। ठीक है, क्योंकि वी आर नॉट ओनली कंसंट्रेटिंग आवरसेल्व्स ऑन सेविंग्स ऑफ वन इंडिविजुअल। जो आपकी जो पूरी नेशन की सेविंग्स होती है, इट कन्वर्ट्स इनटू जो हम ग्रॉस सेविंग्स, डोमेस्टिक सेविंग्स जो कि हम कहते हैं, इट कन्वर्ट्स इनटू इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट फर्दर लीड्स टू प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये जो पूरा जो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, इकोनॉमी में, इसको हम ये जो पूरा सिस्टम होता है इसको हम इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, और रादर ये जो सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है जिससे हम अपनी नीड्स को मीट करते हैं, इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके, इसको हम इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, ओके, तो इससे आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया आ गया है कि हाउ इकोनॉमी एक्सपैंड्स। इट वुड एक्सपैंड एज यू हैव मोर पीपल कंट्रीब्यूटिंग, more people getting employed, more people depositing their savings in banks and leading to more of capital formation and further investments। ठीक है, अब एक हम वी कैन अंडरस्टैंड दिस, ये हैरोल्ड डोमन मॉडल है।
आई वुड जस्ट डू इट. ये हम प्लानिंग में अच्छे से करेंगे, बट स्टिल वी आर जस्ट डूइंग इट. तो जैसे हमने देखा हाउ सेविंग्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी. ओके, इसी तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, वी वुड डूइंग द सेपरेट लेक्चर. ग्रोथ इज कंसिडर्ड as a function growth is considered as a function of investment and savings. Growth is considered as a function of investments and savings. You can put it this way. Okay, because without savings, what cannot have an investment? Because without savings, investment cannot take place. This was what? This was Harrod-Domar model. It was adopted in first 5-year plan by Pandit Jawaharlal Nehru, our first prime minister. Okay, so ये जो आपका इक्वेशन है that growth is a function of investment and savings, this is very much true. But yeah, due to the role of politicians, bureaucrats, and the kind of corruption we have, this gets a bit distorted. Okay, and because of that, some countries move faster and others lag behind. Okay, because it doesn't go the way it should go, right? So this is basically the whole difference between economy and economics. Okay, so just we can sum it up, and see, since economics is not a part of your syllabus, we just had a brief idea in terms of why this discipline was born, who is the father of it, and why it was crucial at this point of time, and what is laissez-faire and all of this, right? But your subject matter would still be only economy, right? And this we'll be doing it in our coming up lectures. Okay, so just to sum it up, we can just put 2 columns and just sum it up together very quickly. One side we can write economics, and other side you can write economy. It is a discipline. It is a discipline taught in schools and universities and whatever you can say, school, colleges. It is a discipline or academics. Economy is a system of production and distribution. Economics is a subject of specialists. It requires domain knowledge. Okay. Subject matter of everyone, politicians, bureaucrats, of administrators, you can put it, subject matter of administrators, because they're going to work for the economy. Even common man can understand it. Even common man is concerned with this. Economics से मतलब नहीं है, but हाँ, economy से है. What we say, day to day हम क्या बात करते हैं कि जो भी खर्चे करे वो economically करे, right? So that we can have savings. Okay. In the same way, economy is a system of production and distribution where we can save enough, okay, and we can fulfill our demands, okay,
and we can solve this problem of choice. Okay, what is it, right? So that is all about economy. Third is focuses on theory building. It is functional. It focuses on the ground reality. It focuses on operational aspect. Okay, so this is all about the difference between economics and economy. Just we had put these points together. वैसे मैंने समझा ही दिया कि economics और economy में major difference क्या है. वो discipline है, and this is more related to the the ground things, how a common man faces it, and how the production and distribution is done, and how savings are done, how savings are leading to investment, and further investment leading again to a system of production. So all of this is your economy, right? उसके साथ साथ हम दो और डिफरेंस कर लेते हैं, since we are doing this. दो तरीके के गुड्स होते हैं. एक होते हैं इकोनॉमिक गुड्स एंड नॉन इकोनॉमिक गुड्स. ठीक है, तो इकोनॉमिक गुड्स and your non-economic goods. Economic goods are produced by human beings. Okay, and our majority of our needs, हमारी जो majority needs है 90% क्या 99% जो हमारी needs है वो इन गुड्स से सेटिस्फाई होती है, इकोनॉमिक गुड्स से सेटिस्फाई होती है. ठीक है, एंड दे आर स्केर्स. ये इकोनॉमिक गुड्स जो है ये आर स्केर्स है. दे आर स्केर्स इन नेचर. दीज इकोनॉमिक गुड्स आर स्केर्स इन नेचर. ओके, एंड दैट इज वाई यहाँ पे जो कंट्रोल होता है, यहाँ पे कंपटीशन आता है. ठीक है, कंट्रोल ऑफ ओनरशिप, बिकॉज ये स्केर्स है. देयर आर सर्टेन सेक्शन द रिच कैन अफोर्ड इट, द पुअर कैन नॉट अफोर्ड इट. इसीलिए डिप्राइवेशन जो होता है वो इसलिए होता है बिकॉज ये स्केर्स है और ओनरशिप का कंट्रोल ओनली फ्यू ऑफ देम है who are rich or rather who have the means. Okay, they can purchase it, others are deprived of this. ठीक है, इसीलिए इकोनॉमिक्स की स्टडी का बर्थ हुआ था. इसीलिए इकोनॉमिक्स जो है ये जो स्केर्स हुआ began to strike a balance between these two sections. ये दो सेक्शंस क्या है, जिसके पास है और जिसके पास नहीं है, जिसको हम कहते हैं हैव्स और हैव नॉट्स. ठीक है, तो ये जो दो क्लासेस का बर्थ इसलिए हुआ था बिकॉज जो रिसोर्सेज जो स्केर्स इन नेचर थी उसको सब अफोर्ड नहीं कर सकते थे. यहाँ पे कंपटीशन आ गया. यहाँ जिसके पास पैसे है वो खरीद सकता है, जिसके पास नहीं है वो नहीं खरीद सकता. बिकॉज देयर इज अ प्राइस अटैच्ड टू इकोनॉमिक गुड्स. इकोनॉमिक गुड्स आर not free. Okay, they are not free. You have a price attached. They come for a price. Okay, तो इसीलिए जो scarce resources है again justified कि इकोनॉमिक्स का क्यों यहाँ पे हुआ, इकोनॉमिक्स क्यों आया, इसीलिए आया जैसे रिसोर्सेज स्केर्स हुई और लोग उसको सर्टेन सेक्शन ही उसको अफोर्ड कर पाया. ठीक है, इस वजह से ये जो दो सेक्शन ऑफ सोसाइटी क्रिएट हुआ जिसको हम हैव्स एंड हैव नॉट्स कहते हैं. ठीक है, और इसको बैलेंस को स्ट्राइक करने के लिए इकोनॉमिक्स स्टार्टेड वर्किंग टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन दीज टू सेक्शंस. और नॉन इकोनॉमिक गुड्स क्या होते हैं, दोज आर freely available to everyone, and you do not have a price for this, and it is not available in market. Okay, not available in market. So what are these goods? These are your anything, your water, sunlight, everything. ये जो bounties of nature हम कहते हैं ये सब आपका non economic goods है. ठीक है,
So economics is all about economic goods. जो हमारा पूरा discussion है, it is only about economic goods, that goods which come for a price. Okay, we have to pay for it, right? So this is all about, economic